My dear students, how are you? I hope you all will be fine at your home. Today I am going to discuss about a new set number 56, Combined Graduate Level Tier 1 Exams 2017. We have already discussed 55 sets of 2017 already. Today we will discuss about 56 set, then after 57 set. In this video we will cover two sets. Just you have to copy them, write them in your notebooks, and cram the whole rules and vocabulary, idioms, quotes, PQRF, everything, whatever you need for your exams. Okay, we will go to first sentence today without wasting your precious time. It seemed as if every man in the country was back then. As it seemed, सेंटेंस की शुरुआत हुई है इट सीम्ड से, यानी कि चलते हैं फटाफट से क्या होना चाहिए सेंटेंस का यहाँ पे हाल। चलिए सेंटेंस में अगर मैं चलूँ आगे को तो सेंटेंस में आया है एज इफ। क्या आया है? एज इफ। एज इफ सेंटेंस को बनाता है कंडीशनल। क्या बनाता है सेंटेंस को? कंडीशनल। इट सीम्स एज इफ एवरी मैन इन द कंट्री, वॉज की जगह पहली बात तो वर आएगा। क्या आएगा यहाँ पे? वर, वॉज नहीं। एज इफ सेंटेंस को बनाता है कंडीशनल। एज इफ का मतलब होता है जैसे कि। क्या होता है? जैसे कि। जैसे कि मैं बोलने लगूं शी टॉक्स, वह ऐसे बात करती है। एज इफ, जैसे कि शी वर द डॉटर ऑफ मुकेश अंबानी, यानी कि वह ऐसे बात करती है जैसे कि मुकेश अंबानी की बेटी हो। यह वर है आपका, वर पढ़े इसको, वर। यस, सो शी टॉक्स एज इफ शी वर द डॉटर ऑफ मुकेश अंबानी। ऐसे बात करती है जैसे कि कहीं मुकेश अंबानी की बेटी हो, ऐसे बोल देते हैं। तो यहाँ पे वाज की जगह आ जाएगा आपका वर। ये सेंटेंस आपका बिल्कुल ठीक हो जाएगा। तो वर। यस, इट सीम्ड एज इफ एवरी मैन इन द कंट्री वर बैक देम। ही पुट, बस आपका भी मन नहीं कर रहा होगा पढ़ने को आगे, लेकिन आपको बता दूं साथ साथ क्यों सेंटेंस में मुझे आगे बढ़ना पड़ेगा। ही पुट द बर्ड सॉफ्टली वन बाय वन इंटीरियर देयर वार्म लिटिल होम। पुट की फर्स्ट सेकंड थर्ड फॉर्म तीनों सेम होती है। पुट पुट पुट, फर्स्ट सेकंड थर्ड फॉर्म। अगर मैं इसको फर्स्ट फॉर्म समझ रहा हूँ, आप भी समझ रहे हैं इसको अगर फर्स्ट फॉर्म, तो आपको पुट के साथ में एस या ई एस लगाना चाहिए था। क्या लगाना चाहिए था? एस या ई एस। अगर मैं यहाँ पे इसको प्रेजेंट बनाऊँ तो सेंटेंस का भाव को छोड़ चला जाएगा। ही पुट्स द बर्ड सॉफ्टली वन बाय वन, उसने एक एक करके बर्ड्स को छोड़ा, यस, या रखा। तो यहाँ पे बात हो रही है पास्ट की। सेंटेंस पास्ट में जा रहा है, इसका मतलब सेकंड फॉर्म ही ठीक है। यस, यहाँ पे आपको फर्स्ट फॉर्म पढ़ने की आवश्यकता इसको नहीं है। ही पुट द बर्ड सॉफ्टली वन बाय वन इंटीरियर देयर वार्म लिटिल होम। इंटीरियर नहीं, अंदर रखे अपने घर में। तो इंटीरियर जगह पर आपका जाएगा इनसाइड। क्या हो जाएगा? इनसाइड। इंटीरियर का होता है कोई भीतरी भाग, दीवार पर जो पेंट हो रखा है, पेस्टर लगे हुए हैं, कुछ भी उसको बोलते हैं इंटीरियर। इंटीरियर पार्ट, अंदरूनी हिस्सा, नोट अंदर। यस, यहाँ पर आप इनसाइड लगाएंगे ज़्यादा अच्छा रहेगा, या फिर इन लगाएंगे, इन देयर वार्म लिटिल हाउस। या तो इनसाइड या फिर ओनली इन से ही काम चल जाएगा, लेकिन गलती इसके बी पार्ट में है, ये ध्यान रखिए। चलते हैं सेंटेंस नंबर थर्ड पे। कह रहा कि ही वी फियर द एनिमीज अटैक्स बिकॉज दे एवरीथिंग इन देयर पाथ। वी फियर्ड, सेंटेंस चल रहा है पास्ट में। द एनिमीज अटैक्स बिकॉज दे डैश। ऑप्शन है सेटिएट, संतुष्ट करना, क्वेंच, प्यास बुझाना, रेमेडी, रामबाण दवा जो लोगों के इलाज ठीक करते हो, इनसिनरेट जलाकर राख कर देना। वी फियर द एनिमीज अटैक बिकॉज दे इनसिनरेट एवरीथिंग इन देयर पाथ। जो भी उनके रास्ते मारे उस सबको जलाकर राख कर रहे हैं। इस तरह से इसका आंसर हो जाएगा आपका डी। द प्रेजिडेंट्स courtiers of advisors was unable to offer him a dash to the national problem। पहला है सॉल्वेंट, तरल, सोल्यूबल, सोल्यूट और सॉल्वेंट दोनों चीज़ पढ़े होंगे आपने केमिस्ट्री में। सोल्यूट और सॉल्वेंट में क्या अंतर रहता है? लाइक आप पानी में चीनी घोल रहे हैं, पानी में आप चीनी घोल रहे हैं, तो पानी तो है सॉल्वेंट और जो घुल रहा है
यानी कि चीनी, वो है आपका सोल्यूट। क्या है आपकी वो? सोल्यूट। सोल्यूट और सोल्यूट में अंतर है। सोल्यूशन जो उसे घुलने के बाद मिलेगा उसे बोलते हैं सोल्यूशन। उससे अगला वर्ड है मिक्सचर। मिक्सचर यानी कि कोई भी मिक्सचर किसी का होना। द प्रेसिडेंट्स कोर्टियर्स ऑफ एडवाइजर वॉज अनेबल टू ऑफर हिम अ मिक्सचर टू द नेशनल प्रॉब्लम। यस, यहाँ पे मिक्सचर ही आएगा और कोई आंसर यहाँ होने से रहा, बिकॉज यहाँ पे बाकी सब तो केमिस्ट्री रिलेटेड वर्ड है आपके। अगला चलते हैं, अगला है आपका वोकेबलरी। वोकेबलरी में आपका है सिनोनियम्स। पहला वर्ड है आपका रिडंडेंसी। रिडंडेंसी जिसका मतलब होता है कोई चीज़ फालतू होना, एक्स्ट्रा होना, अब्सेंस कमी, डर्थ कमी, पॉसिटी कमी, एक्सेस अधिकता। इसका आंसर सिर्फ और सिर्फ डी हो जाएगा। अगला वर्ड है इनहिबिटर। इनहिबिटर यानी कि मूल, कहीं का कोई मूल होना या फिर अवरोध पैदा करना, वो इनहिबिटेंट होता है। मैं माफी चाहूँगा। यस, इसका आंसर होता है, इसका मीनिंग होता है अवरोध पैदा करना। पहला वर्ड है एडवोकेट, किसी का पक्ष लेना। उससे अगला वर्ड है आपका सब्सिडी, छूट एक तरह से कह सकते हैं इसको आप। उससे अगला वर्ड है अवॉइडेंस, बचना। कंपनसेशन, पश्चाताप या हर्जाना देना। तो इसका आंसर यहाँ पर कोई भी फिट नहीं है। जहाँ पर कोई भी ऑप्शन इसका आंसर संतुष्ट नहीं कर रहा है, तो इसका आंसर देने में मैं असमर्थ हूँ, क्योंकि ये क्वेश्चन ही आपका गलत है। यस, तो गलत क्वेश्चनों के जवाब देने में मैं हमेशा असमर्थ रहता हूँ। अगला है आपका बाइफुर्केट, दो भागों में बांटना किसी चीज़ को। कंबाइन, जोड़ना। कंबाइन मतलब जोड़ना। रेमिफाई का मतलब बांटना। फ्यूरकेट का मतलब भी बांटना। डाइवर्ज का मतलब भी तितर बितर कर देना। उसका आंसर हो जाएगा कंबाइन। अगला वर्ड है आपका डिसेंशन, मतभेद पैदा करना। पहला वर्ड है बिक्रिंग, झगड़ा। कंट्रोवर्सी का मतलब भी आपको पता ही है, झगड़े से संबंधित है। स्ट्रिफ का मतलब झगड़ा। हारमनी मतलब सुखद, मेलजोल। तो इसका आंसर आपका हारमनी ही हो जाएगा, क्योंकि आपको यहाँ बताना है अपोजिट। चलते हैं नेक्स्ट पे। नेक्स्ट है आपका सिनोनियम्स। गेट अप ऑन द रॉन्ग साइड ऑफ बैड, यानी कि दिन की शुरुआत ही खराब होना। गेट अप ऑन द रॉन्ग साइड ऑफ अ बैड, बैड से गलत साइड से उठना, यानी कि दिन की शुरुआत ही खराब होना। मेक ए रॉन्ग डिसीजन एंड रिग्रेट इट फॉर द रेस्ट ऑफ द लाइफ। स्टार्ट द डे इन ए बैड मूड विच कंटिन्यूज ऑल डे लॉन्ग, यानी कि इसका आंसर हो जाएगा बी। चलते हैं नेक्स्ट पे। लर्न बाय हार्ट, किसी चीज़ को दिल से याद करना। लर्न बाय हार्ट, दिल से क्या करना, किसी को दिल से। टू मेमोराइज समथिंग, याद करना। तो इसका आंसर हो जाएगा ए। इसका ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट पे। नेक्स्ट है आपका ग्रामेटिकली ही पोर्शन। सी स्टार्ट्स वॉक्स विदाउट रिस्पॉन्डिंग। सी स्टार्ट्स वॉक, यहाँ वर्ड है आपका स्टार्ट। स्टार्ट के बारे में आपको थोड़ी सी जानकारी दे दूँ। एक वर्ड होता है आपका स्टार्ट, दूसरा है स्टॉप। स्टॉप एंड बिगिन, लव, लाइक, हेट और डिसलाइक। इन 8 वर्ड्स को याद रखें आप। इनके साथ अगर कहीं वर्ब आए तो वो मोस्ट ऑफ द केसेस जिरंड केस में आती है। किस में आती है? जिरंड केस में, यानी कि वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में एनजी, या फिर हस्ते 2 प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में। लेकिन सबसे ज़्यादा संभावना है जिरंड केस में आने की। जैसे कि आप बोल सकते हैं शी स्टार्टेड वीपिंग, उसने रोना शुरू कर दिया। उसने रोना शुरू कर दिया, इस तरह से। शी स्टार्ट्स वॉकिंग, या तो शी स्टार्ट्स करें, गलत हो जाएगा। स्टार्टेड, स्टार्टिंग और वॉकिंग नहीं हो सकता। सिर्फ और सिर्फ एक ऑप्शन बचता है, वो आपका शी स्टार्टेड वॉकिंग, उसने चलना शुरू कर दिया। यस, तो इसका आंसर हो जाएगा आपका 11 का बी। नेक्स्ट है आपका ही मस्ट, फिर आ गया मस्ट। आप देख रहे हैं पिछले कितने सेंटेंसेस में मस्ट आ चुका है। बहुत सारे सेंटेंसेस जिनमें मस्ट आ चुका है, उन्हीं में से एक आपका ये भी है। मस्ट के साथ हमेशा हम लोग लगाते हैं वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, हमेशा। मस्ट के साथ बीइंग आने से रहा बिकॉज आईएनजी फॉर्म में, बीइंग थर्ड फॉर्म में, हैज़ आने से रहा क्योंकि हैज़ भी हैव की एस या ईएस फॉर्म में, तो ये भी आने से रहा। आपका सिर्फ और सिर्फ ऑप्शन बचता है सी, हैव बीन। मस्ट वाला सेंटेंस तो समझ लीजिए कि फिक्स हो गया था। सेट नंबर
45 या 46 के बाद में लगातार हर सेट में ये क्वेश्चन आया, हर सेट में मॉडल वर्ब का। अगला है आपका वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन। द क्वालिटी ऑफ बीइंग पर्टिकुलरली नोटिसेबल, ऐसी क्वालिटी जिसको लोग नोटिस करें। पहला वर्ड है सेलियंस, विशेषता। फ्रिवलस, बेवकूफ़ी। मटीरियल, महत्वहीन। ट्राइबल, नगण्य। इसका आंसर हो जाएगा पहला ही। ओवर डिजीज और पॉइजन, एक्सट्रीमली सॉरी सेवर और हार्मफुल इन इट्स इफेक्ट्स, कोई ऐसी बीमारी या कोई जहर जो बहुत ज़्यादा हार्मफुल हो अपने प्रभाव के कारण। इनोकस, सीधा साधा। विरुलेंट, बहुत खतरनाक। नेव, भोला भाला। इनऑफेंसिव, हानि ना पहुंचाने वाला। इसका आंसर हो जाएगा बी। अगला है आपका, इनमें से कौन सा स्पेल करेक्ट है? एक ही वर्ड से होगा, वो आपका एनालॉग, ANALOGUE, एनालॉग। यस, लोग मतलब बातचीत, लोग मतलब बातचीत। एना मतलब सेम यानी कि समान रूप। एनालॉग, ANALOGUE यानी कि इसका आंसर हो जाएगा सी। अनरफल, अनरफल, अनरफल वर्ड है आपका अनरफल, UNRUFFLED, UNRUFFLED, शांत या स्थिर। इसका आंसर हो जाएगा बी। पहले का हो जाएगा सी, दूसरे हो जाएगा बी। नेक्स्ट आपका PQRS। इट वॉज देयर, ओ सॉरी मैं वो सोच रहा कि देर के बाद OQ आ गया। इट वॉज 3 o'clock इन द आफ्टरनून, दोपहर के 3 बजे थे, दोपहर के 3 बजे थे। फाइंड ओवर बैरियर्स बिफोर वी वॉक टू प्रिपेयरिंग टू रिटर्न। अब यहाँ पे अगर मैं गौर करूँ तो मुझे यहाँ टू दिख रहा है वाई वाले सेंटेंस में। अगर आप जानते हैं, आपको अब तक मेरी वीडियो से रूल याद हो चुके हैं, तो आपको पता चल चुका होगा कि टू के बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है। क्या आती है? टू के बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। यानी कि ये तो कन्फर्म है कि वाई के बाद एक्स आएगा। वाई के बाद कितनों में एक्स है? पहले में है, दूसरे में नहीं है, चौथे में है, तीसरे में नहीं है। यानी क्या तो आंसर इसका वाई या फिर जेड से, यानी क्या तो ए या फिर डी इसका आंसर होगा। इट वॉज 3 o'clock इन द आफ्टरनून बिफोर वी वॉक टू फाइंड ओवर बैरियर्स प्रिपेयरिंग टू रिटर्न। इसका आंसर वाई एक्स जेड यानी कि पहला ही ऑप्शन सही होगा, जिसका आंसर होगा करेक्ट। चलते नेक्स्ट पे। नाउ द फर्स्ट एंड मोस्ट, यानी कि अभी तक सेंटेंस में वर्ब ही नहीं आई है। सेंटेंस में अभी तक कहीं भी वर्ब नहीं आई है। द फर्स्ट एंड मोस्ट या फिर द फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट ऐसे ही बोल देते हैं। सिंपल सॉरी स्ट्रेटा ऑफ मैरीन ओरिजिन अक्योर्स अबव द, अबव आ गया है। अबव मतलब ऊपर, अबव मतलब ऊपर, किससे ऊपर? अबव द लेवल, अबव द लेवल यानी कि एक्स के तुरंत बाद जेड आएगा, ये कन्फर्म है। एक्स के तुरंत बाद जेड आएगा। कितनों में है? पहले में है, दूसरे में भी है, तीसरे में नहीं है, चौथे में नहीं है। या तो पहला, ये दूसरा। या तो सेंटेंस एक्स से स्टार्ट होगा, ये सेंटेंस वाई से स्टार्ट होगा। नाउ द फर्स्ट एंड मोस्ट सिंपल अपीयरेंस इज, वर्ब चाहिए भी थी, वर्ब इस वाले पार्ट में तो कहीं है ही नहीं। स्टडा, प्रीपोजिशन के बाद वाले कुछ नहीं मानेंगे, फिर प्रीपोजिशन, प्रीपोजिशन के बाद वाले पार्ट को कुछ नहीं मानना है, फिर से प्रीपोजिशन आ चुकी है। यस। दूसरी बात, अगर सेंटेंस को एक्स से स्टार्ट कर भी दिया तो दा के बाद फिर वही आ जाएगा, जो कि गलत हो जाएगा। सेंटेंस और सिर्फ जेड से स्टार्ट होगा, डी इसका आंसर रहेगा। यस, 18 का हो जाएगा आपका डी। लेकिन बी भी हो सकता है आंसर, बी ही आंसर होगा, माफी चाहूँगा, डी तो पहले सवाल हो चुका था। इसका आंसर हो जाएगा आपका बी। नेक्स्ट आपका एक्टिव पैसिव का सेंटेंस, माई डॉटर रीड द एंटायर नॉवल इन अ डे। अब जरा यहाँ पे हमें डाउटफुल ही हो सकता है बच्चों के लिए कन्फ्यूजन कि रीड को वो फर्स्ट फॉर्म समझ रहे हैं सेकंड फॉर्म। देखिए, अगर ये फर्स्ट फॉर्म होती तो माई डॉटर के हिसाब से, माई डॉटर के हिसाब से यहाँ पे रीड्स होना चाहिए था, बिकॉज माई डॉटर सिंगुलर सब्जेक्ट है। क्या है ये? सिंगुलर सब्जेक्ट, तो सिंगुलर वर्ब चाहिए थी, यहाँ रीड्स होना चाहिए था। इसका मतलब ये सेकंड फॉर्म ही है। सेकंड फॉर्म है तो आपको वॉज वर्ड ढूंढना है। वॉज वर्ड कितनों में है? पहले में नहीं है, दूसरे में तो वर्ब ही नहीं है, तीसरे में है, चौथे में भी नहीं है। इसका आंसर हो जाएगा सिर्फ और सिर्फ सी। द एंटायर नॉवल वॉज रेड बाय माई डॉटर इन वन डे। नेक्स्ट सेंटेंस, सेंटेंस नंबर 20, नरेशन का सेंटेंस है, डायरेक्ट इनडायरेक्ट का, यानी कि
द कोच सेड टू द चाइल्ड, डोंट मेक द वाटर मडी, डोंट मेक द वाटर मडी। ऑप्शन से चलते हैं। द कोच सेड टू द चाइल्ड डोंट मेक, मेक को पहले तो मेड बनाना है, ध्यान रखें, या फिर सेंटेंस को टू से कनेक्ट करें, हालांकि इंपेरेटिव है तो टू से ही कनेक्ट होगा। द कोच कमांडेड द चाइल्ड डोंट मेक, सेंटेंस पे कंजक्शन आई ही नहीं है, इस सेंटेंस को टू से कनेक्ट करेंगे, यानी कि पहला भाग। द कोच कमांडेड टू द चाइल्ड नॉट टू मेक द वाटर डर्टी, हो सकता है आंसर। यस, देखते हैं अभी, हालांकि यहाँ पे जब कमांडेड लगा दिया है तो फिर टू नहीं आएगा। सेड टू को हटा करके ही कमांडेड, ऑर्डर, रिक्वेस्टेड, फॉरबेड, इंक्वायर्ड वगैरह का इस्तेमाल किया है, टू नहीं आता, तो ये भी इससे बाहर हो गया। द कोच कमांडेड द चाइल्ड नॉट टू मेक द वाटर डर्टी, द कोच कमांडेड, फिर टू आ गया है, ये दोनों टू की वजह से बाहर हो गए हैं, पहले वाला कंजक्शन की वजह से बाहर हो चुका है, सिर्फ और सिर्फ सी ऑप्शन बचता है जो उसका करेक्ट आंसर होगा। चलते हैं नेक्स्ट पेज पे। नेक्स्ट पेज पर आप देखते हैं अपना पैसेज, पैसेज की तरफ को बढ़ चलते हैं। पैसेज है हमारा, छोटा सा पैसेज है, छोटी सी बात है। द इंस्ट्रक्शंस रूल्स वर सिंपल, ब्रेथ थ्रू योर माउथ नॉट योर नोज, एज द मास्क विल फॉग अप, ईजियर said than done, I got it wrong many a time, but once you fought habit and got the hang of it, the panoramic underwater world revealed itself to you with high definition clarity. Led by him, I slowly peered through the mask into what till then was crystal clear water. Shimmering in the sunlight, I saw pebbles, sand, and my fluid shadow. I was in Nemo's universe. Sea cucumbers, sea anemone पौधे का नाम होता है, क्लोन फिश मछलियों की प्रजाति, स्टार फिश मछलियों की प्रजाति, सी हॉर्सेस समुद्री घोड़े, पैरोट फिश मछली की प्रजाति, बटरफ्लाई फिश मछलियों की प्रजाति, एंड अ बेबी ऑफ कलरफुल सॉल्ट वाटर फिश, बेबी मतलब ग्रुप या दल। Swam passed. A shoal of canary yellow fish did a merry dance, and another with vibrant blue fish followed it. They were oblivious to the snorkelers who struggled to take the sight of a world so beautiful, so colorful, and resist opening their mouth wide in amazement. The tube would fall off. चलते हैं नेक्स्ट सेंटेंस पे। इसका क्या पहला ऑप्शन है हमारे पास, क्या पहला सेंटेंस पूछ रहा है, उस सेंटेंस को देखते हैं। कह रहा है कि द राइटर इज डिस्क्राइबिंग हर एक्सपीरियंस ऑफ विच एक्टिविटी, किस तरह की एक्टिविटी को डिस्क्राइब कर रहा है। यहाँ लास्ट पैरे में दिख रहा है आपको स्नॉर्कलिंग, स्नोकलर्स, दे वर ओब्लिवियस टू द स्नोकलर्स, यानी कि इसका आंसर हो जाएगा बी, और कोई आंसर इसका करेक्ट नहीं बैठ रहा है। चलते हैं नेक्स्ट पे। हाउ टू अवॉइड द मास्क फॉगिंग अप, बाय ब्रीदिंग थ्रू द नोज एंड एक्सेलिंग थ्रू द माउथ, बाय ब्रीथिंग थ्रू द माउथ, ये पहले ही लाइन में इसका जिक्र हुआ है। इंस्ट्रक्शन रूल वर सिंपल, ब्रेथ थ्रू योर माउथ नॉट योर नोज, यानी कि इसका आंसर हो जाएगा बी। व्हाट इज नेमो, व्हाट इज नेमो, लेड बाय हिम आई स्लोली पियर थ्रू द मास्क इनटू व्हाट, ये करके आई वॉज इन नेमो यूनिवर्स, नेमो यूनिवर्स यानी कि जहाँ पे सारे के सारे समुद्री जीव थे, समुद्री जंतु थे, तो नेमो अ नेम ऑफ अंडर वाटर एनिमल्स, जी सारे अंडर वाटर एनिमल्स की ही जिक्र वहाँ पर होता। द राइटर सॉ ऑल ऑफ द फॉलोइंग, सबको देखा, किसको ने देखा, कैनरी येलो फिश आया था, सी हॉर्सेस भी आया था, पैरोट फिश भी आया था, वाइब्रेंट ग्रीन फिश का इस्तेमाल यहाँ पे कहीं नहीं हुआ है, कहीं जिक्र इसका नहीं हुआ है, तो इसका आंसर इसका होगा डी। व्हेन वुड देयर बी अ रिस्क ऑफ द ट्यूब फॉलिंग ऑफ, कब होगा रिस्क इसका, कह रहा है कि पढ़े यहाँ पे पैराग्राफ को। They were oblivious to the snorkelers were struggled to take in the sight of a world so beautiful, so colorful, and resist opening their mouth wide in amazement. The tube would fall off. When his mask fogged up, when one breathed through the nose, when it became dark, when the mouth was opened. यानी कि इसका आंसर हो जाएगा आपका डी। यस, तो करेक्ट आंसर हो जाएगा डी, बिल्कुल सिंपल सा आंसर है डी। ये था आपका पैसेज जिसको मैंने आपको सोल्व कराया है, सेट नंबर 56 का। अब बस आपको 2017 CGL प्री टेस्ट का लास्ट सेट नंबर 57, जिसको हम आज ही इसी वीडियो में फिनिश कर लेंगे, थोड़े से एक ब्रेक के साथ में। थोड़ा सा ब्रेक मतलब एक 5 से 10 सेकंड का ब्रेक होगा, तब तक के लिए आप इंटरवल देखिए और चैनल में फटाफट से, जिन्होंने अभी तक भी सब्सक्राइब नहीं किया है वो इतना एक काम करें,
चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें कम से कम। जिन्होंने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया है वो वीडियो को लाइक कर लीजिए, फटाफट से कमेंट कर दीजिए। आपको मिल गए हैं यहाँ पे कुछ सेकंड ब्रेक के नाम पे, फटाफट से काम कीजिए। मैं आपको 10 से 12 सेकंड दे रहा हूँ ये काम करने के लिए, फटाफट से काम कीजिए। नेक्स्ट सेट पर चलते हैं, अभी तुरंत हाथों हाथी। इतना तो मेरा हक बनता है माय डियर, जब आप लोग वीडियो देख रहे हैं, आनंद ले रहे हैं, तो कम से कम मेरा भी तो कुछ फ़ायदा कीजिए, मेरा हौसला बढ़ाइए। फ़ायदा सिर्फ मेरा हौसले से ही है, कोई पैसा नहीं मिलने वाला है इसका भाई। आपके इस कमेंट से हौसला मिलता है कि सर आप अच्छा पढ़ा रहे हैं, ये करिए वो करिए, थोड़ा सा अच्छा लगता है। कुछ कमियाँ हों उसको बताइए, क्या कर सकते हैं और उसको बताइए, थोड़ा सा हमारा प्रोत्साहन बढ़ाइए, क्या हमें और करना चाहिए। चलिए फिलहाल कोई बात नहीं, लीजिए रेस्ट। शुरू करते हैं अगला सेट, सेट नंबर 57, CGL टीयर 1 का ये है लास्ट सेट अकॉर्डिंग टू 2017 इस बुक के अंदर। और हुए हों तो मुझे पता नहीं, हालांकि ये इतने ही हुए थे, इससे ज़्यादा नहीं हुए थे। लेकिन हम लोग चलते हैं इस सेट के पहले क्वेश्चन पे। क्या कह रहा है? कह रहा है द लेडी वॉज नॉक्ड डाउन बाय अ स्पीडिंग कार अपॉन क्रॉसिंग द रोड। नॉक डाउन का मतलब होता है कुचला जाना। ये आपका एक फ्रेजल वर्ब है, नॉक डाउन, कुचल जाना। क्या होता है? कुचल जाना। याद करते रहिए सारी फ्रेजल वर्ब एक साथ ही। द लेडी वॉज नॉक्ड डाउन बाय स्पीडिंग कार अपॉन क्रॉसिंग द रोड। अपॉन की यहाँ पे ज़रूरत नहीं है, यहाँ कंजक्शन गलत इस्तेमाल हुई है, यहाँ पे आप वाइल का इस्तेमाल करें। वाइल शी वॉज क्रॉसिंग द रोड, या फिर खाली क्रॉसिंग से ही काम चल जाएगा, बिकॉज काम को करने वाला एक ही व्यक्ति है। जब दोनों काम को करने वाला एक ही व्यक्ति हो तो सिर्फ एक ही बार सब्जेक्ट लगा करके आप सेंटेंस बना सकते हैं। द लेडी वॉज नॉक्ड डाउन बाय अ स्पीडिंग कार वाइल क्रॉसिंग द रोड, यानी कि इसका आंसर हो जाएगा सी। चलते हैं नेक्स्ट सेंटेंस पे। ग्रैंडफादर लेड अ पीसफुल लाइफ आफ्टर हिज रिटायरमेंट फ्रॉम द आर्मी। ग्रैंडफादर सेकंड फॉर्म, लीड होती है फर्स्ट फॉर्म इसकी। फर्स्ट फॉर्म में लीड, सेकंड फॉर्म में लैड। यस, तो ग्रैंडफादर लीड अ पीसफुल लाइफ आफ्टर हिज रिटायरमेंट फ्रॉम द आर्मी। आफ्टर के बाद सेंटेंस में कहीं भी वर्ब नहीं आई है, इसका मतलब आफ्टर यहाँ पे एज अ प्रपोजिशन काम कर रहा है। अगर आफ्टर के बाद यहाँ वर्ब होती तो काम खराब हो सकता था एक बार को, क्योंकि फिर ये काम कर जाता कंजक्शन का। और फिर ये रूल है कि बाद वाले पार्ट में हैज़, हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म होनी चाहिए, फिर सेंटेंस का स्ट्रक्चर बिगड़ सकता था। लेकिन ऐसा हुआ नहीं, आपके लिए बहुत बहुत खुशी की बात है, ये सेंटेंस नो एरर है। आफ्टर हिज रिटायरमेंट फ्रॉम द आर्मी। अगर आपको कभी भी ये कन्फ्यूजन हो कि दिया गया पोर्शन में वर्ब है या नहीं है, आप उसमें एनजी लगाएं और चेक करें। अगर एनजी लग गई तो वर्ब, नहीं लगी तो वो वर्ब नहीं है। हिज तो वर्ब पक्का नहीं है, ये कन्फर्म है। आप ऐसे भी चेक कर सकते हैं। देखिए हिज आपका एक पॉजिटिव एडजेक्टिव है। क्या है? एडजेक्टिव के बाद नाउन हमेशा आता है पक्का, तो ये रिटायरमेंट इसका मतलब नाउन है। ये वैसे भी करेक्ट हो रहा है, रिटायरमेंट नाउन है। उसके बाद में फ्रॉम द आर्मी, द एडजेक्टिव सॉरी आर्टिकल है, फ्रॉम प्रपोजिशन है आर्मी। आंजी लगा देख लो आप, पता चल जाए आपको। आर्मी भी एक नाउन है भाई, कलेक्टिव नाउन है। कल की वीडियो में पढ़ा है कलेक्टिव नाउन, इसलिए वहाँ से चेक करें आप इसको। ग्रैंडफादर लेड अ पीसफुल लाइफ आफ्टर हिज रिटायरमेंट फ्रॉम द आर्मी, यानी कि सेंटेंस आपका करेक्ट है। सेंटेंस में कोई एरर नहीं है, सेंटेंस आपका नो एरर। चलते हैं नेक्स्ट पेज। सिंस माई फादर वॉज एंड डैश फ्रॉम इंडिया ही ब्रॉट हिज इंडियन कल्चर एंड ट्रेडिशन टू द यूनाइटेड स्टेट विद हिम। इमिग्रेंट, इमिग्रेंट, नेटिव, सिटीजन। नेटिव और सिटीजन तो माने जरा, बिकॉज आर्टिकल लगा हुआ है एन, ये तो कंफर्म हुआ, ये ध्यान रखें आप। यस, एन आ गया है तो नेटिव और सिटीजन होने से रहा, क्योंकि एन है। अब बचते हैं दो ऑप्शन, इमिग्रेंट और इमिग्रेंट। दोनों का ही अंतर समझें। पहला वर्ड है ई से, EMIGRANT, IMMIGRANT। कैसे याद रखें? ई का मतलब होता है, ई जब भी कहीं वर्ड मारा पहले इन से रख ले, इम से। ये हो गया आपका एक्सपोर्ट, और आई से रख लो इम्पोर्ट। आई से रख लो इम्पोर्ट, एक्सपोर्ट, इम्पोर्ट।
यानी कि इमिग्रेंट किसी दूसरे देश में आकर बसने वाला, इमिग्रेंट अपने देश को छोड़कर दूसरे में जाने वाला। एक्सपोर्ट मतलब बाहर जाना, इमिग्रेंट मतलब यहाँ आना। यानी कि इंडिया से दूसरे देश में जाना तो इमिग्रेंट, दूसरे देश से इंडिया में आना, क्योंकि मैं अपने देश की ही बात करूँगा, यस, तो एमिग्रेंट। इम्पोर्ट यानी कि हमारे देश में आना, एक्सपोर्ट यानी कि हमारे देश से जाना। सिंस माई फादर वॉज एन डैश फ्रॉम इंडिया, इंडिया से जा रहे थे तो आप लगाएंगे यहाँ पे एक्सपोर्ट वाला, यानी कि ए, इसका आंसर हो जाएगा इमिग्रेंट। सिंस माई फादर वॉज एन डैश इंडिया, ही ब्रॉट हिज इंडियन कल्चर एंड ट्रेडिशन टू द यूनाइटेड स्टेट्स विद हिम। यानी कि चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। कह रहा है कि एट नाइट द विंडिंग रोड्स कैन मेक ड्राइविंग अप द माउंटेन अ डैश जर्नी। विंडिंग मतलब घुमावदार से, मतलब यहाँ पे घुमावदार सड़क है। पहला वर्ड है केयर फ्री, लापरवाह, बिस्टली, क्रूरतापूर्ण, ओबनोक्सियस, बहुत बुरा, और ट्रेचरस, खतरनाक, तो जोखिम भरा। एट नाइट द विंडिंग रोड्स यानी घुमावदार सड़कों पर कैन मेक ड्राइविंग अप द माउंटेन अ ट्रेचरस जर्नी, खतरनाक जर्नी बना सकता है। चलते हैं नेक्स्ट पे। नेक्स्ट आपका सिनोनिम्स। पहला वर्ड है स्टूपर्स, स्टूपर मतलब अर्धचेतना, यानी कि होश ना आना, आधा आना। पहला वर्ड है सेंसिबिलिटी, समझ, स्लम्बर, निंद्रा में होना, लिवलीनेस, जीता जागता, कॉन्शियसनेस, अंतरात्मा, अंतर्ज्ञान, इसका आंसर हो जाएगा बी। नेक्स्ट आपका सटल, सटल बी, यहाँ पे साइलेंट रहेगा। सटल का मतलब होता है सूक्ष्म या बहुत ही छोटा सा। पहला वर्ड है हर्ष, हर्ष का होता है कठोर, ओपन मतलब खुला, इग्नोरेंट मतलब अनजान, अंडरस्टैंड मतलब समझ, अंडरस्टेट मतलब जिसके महत्व को कम करके आंका गया हो, वैसा कोई अंडर एस्टिमेट से बना है। तो इसका आंसर यहाँ पे मुझे कोई भी नज़र नहीं आ रहा है। ऐसा 3 सेट में लगातार हो चुका है, यानी कि जानबूझ करके दिया गया है गलत, ऐसा लग रहा है। 3 सेट में मैं MB बुक के एरर को नहीं मान सकता। कोई भी व्यक्ति लगातार 3 में एरर नहीं कर सकता। ये एरर डेफिनेट एग्जाम के लिए होगी, बच्चों को बेवकूफ़ बनाने के लिए। इसका आंसर भी कुछ नहीं पता है, मुझे भी नहीं पता है, क्योंकि आंसर है ही गलत। अगला वर्ड है सलन, सलन का मतलब होता है मुंह फुलाना, चिढ़ना। पहला वर्ड है गलम, गलम मतलब उदास या अप्रसन्न, साइलेंट मतलब शांत। क्रैबी का मतलब मुंह चिढ़ाना या मुंह फुलाना। एग्रीबल मतलब सहमति होना। तो इसका बताना आपको एंटोनियम्स। यस, एंटोनियम्स के लिए इसका बेस्ट ऑप्शन रहेगा मेरे यहाँ में सिर्फ और सिर्फ डी, क्योंकि और तो कोई दिखाई नहीं दे रहा है यहाँ पर आंसर इसका। अगला वर्ड है समन, समन यानी कि कोर्ट का बुलावा, कोर्ट का बुलावा यानी कि समन। डिसमिस, किसी को डिसमिस कर देना, हटा देना, बाहर निकाल देना। ड्राफ्ट, भेजना किसी को, इनवाइट बुलावा। मोबिलाइज का मतलब होता है चलता फिरता है, गतिशील, तैनात करना, इसका आंसर हो जाएगा डिसमिस। अगला है आपका इडियम्स। एट द ड्रॉप ऑफ द हैट, इसका होता है तुरंत, बिना किसी देरी के। एट द ड्रॉप ऑफ द हैट, बिना किसी देरी के, विदाउट एनी हेजिटेशन, इंस्टेंटली, तुरंत, यानी कि इसका आंसर पहला ही ठीक हो जाएगा। बीट अ डेड हॉर्स, मृत घोड़े को पीटना, यानी कि बेकार की कोशिश। शो एक्सट्रीम लेवल ऑफ क्रूरटी स्पेशली टू एनिमल्स। एक्सप्लॉइट समवन टू द पॉइंट ऑफ किलिंग हिम और हर। टू यूजलेसली ड्वेल ऑन अ सब्जेक्ट फॉर बियॉन्ड इट्स पॉइंट ऑफ रेजुलेशन, यानी कि इसका आंसर हो जाएगा सी। करेक्ट आंसर रहेगा सी। चलते हैं नेक्स्ट पेज पे, नेक्स्ट क्वेश्चन पर। सॉरी, आई गेव अप ड्रिंक्स मैनी ईयर्स अगो। यहाँ पे कहना चाह रहा है कि मैंने शराब पीनी छोड़ दी कई समय पहले, कई साल पहले। यहाँ पे इस्तेमाल हुआ है अप का। अप है आपके एक प्रपोजिशन। जी, प्रपोजिशन के बाद इस्तेमाल किया था हमेशा जिरन का। आई गेव अप ड्रिंकिंग मैनी ईयर्स एगो। आई गेव अप ड्रिंकिंग, नॉट ड्रिंक्स। राहुल वेंट आउट विदाउट सेइंग गुड बाय। राहुल बाहर गया बिना कुछ कहे। अब जरा गौर करें, ये भी तो एक प्रपोजिशन ही है। विदाउट भी एक प्रपोजिशन है। विदाउट के बाद आईएनजी फॉर्म है, यानी कि सेंटेंस ठीक है। सेंटेंस आपका नो एरर, यानी कि डी इसका आंसर हो जाएगा। अगला है आपका वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन। अ पर्सन और थिंग दैट इज लाइकली टू कॉज हार्म, कोई व्यक्ति या कोई चीज़
जो नुकसान पहुंचाती हो। पहला वर्ड है मीनेस, खतरा या धमकी। कॉर्डियल, मैत्रीपूर्ण। फैसल, उत्सव, फेस्टिवल से बना है। अगला है ब्लिद, खुश होना, तो आंसर हो जाएगा मीनेस। हैविंग और इन्वॉल्विंग इन एक्सट्रीम और इरेशनल फियर ऑफ और अवर्जन टू समथिंग, बहुत ज़्यादा भय और डरा हुआ होना। वैलियंट, वीर, शूरवीर। स्टाउट, तगड़ा, हष्टपुष्ट शरीर वाला। फोबिक, भय। फूल हार्डी, बहुत अतिसाहसिक या अक्खड़, इसका आंसर हो जाएगा फोबिक। फोबिक से बना आपका फोबिया, बहुत अधिक डरा हुआ होना। अगला वर्ड है आपका करेक्ट स्पेल छाटना है, कौन सा सबसे करेक्ट स्पेल है। पहला वर्ड है बीरेविंग, यानी कि BEREAVING, BEREAVING, बीरेविंग, शौक पैदा करने वाला। उसका अगला वर्ड है आपका डिलीजेंस, DILIGENCE, यानी कि बी आंसर हो जाएगा। परिश्रमी, मेहनती, यानी कि पहले का ए, दूसरे का बी आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट आपका PQRS, आई हैव टेकन आउट माई डैश एंड स्टे पोइज्ड एंड विजिलेंट ईयरबड्स सो आई कैन डैश। अब यहाँ मुझे कैन दिख गया है। कैन यानी कि मुझे मॉडल वर्ब दिख गई है, आपको भी दिख गई होगी। कैन यानी कि मॉडल वर्ब, और मॉडल वर्ब के बाद हमेशा आती है वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। क्या आती है? वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। कैन के बाद ये तो आने से रहा, क्योंकि मॉडल वर्ब कभी भी बिना मेन वर्ब के आ ही नहीं सकती। मॉडल वर्ब है किसी वर्ब जो बिना मेन वर्ब के नहीं जाएगी, यानी कि अगर मॉडल वर्ब आ गई है तो मेन वर्ब को भी आना ही पड़ेगा, वरना सेंटेंस आपका गलत हो चुका है। यानी कि कैन के बाद फर्स्ट फॉर्म लिसन ही है। वाइजेड इकट्ठा आएगा। वाइजेड कितनों में इकट्ठा है? पहले में नहीं है, दूसरे में है, तीसरे में नहीं है, चौथे में नहीं है, सिर्फ और सिर्फ बी में है। बी ही इसका आंसर होना चाहिए, फिर तो कोई आंसर इसका हो ही नहीं सकता। इन द नॉर्थ ईस्ट, सेंटेंस में सिर्फ और सिर्फ प्रपोजिशन आया। प्रपोजिशन पार्ट को सेंटेंस में कुछ नहीं मानते, मतलब ये वर्ब नहीं ले सकता। द सन, अभी तक सेंटेंस में सिर्फ और सिर्फ आया सब्जेक्ट, वर्ब नहीं है। वर्ब कितने में है? पहले में है, दूसरे में नहीं है, तीसरे में भी है। यस, चलिए चलते हैं। इन द नॉर्थ ईस्ट, द सन सेट्स बाय 4 इन द इवनिंग, यानी कि छुप जाता है 4 बजे शाम को। राइजेज एज अर्ली एज 4 इन द मॉर्निंग, ये तो बात पक्की है कि इन द के बाद मॉर्निंग आना है, यानी कि जेड के बाद वाई आना है। पहले में नहीं है, दूसरे में नहीं है, तीसरे में है, चौथे में नहीं है। सी इसका आंसर होगा सिर्फ और सिर्फ, और कोई नहीं हो सकता। राइजेज एज अर्ली एज 4 इन द मॉर्निंग एंड इन विंटर इट सेट्स बाय 4 इन द इवनिंग, यानी कि जेड वाई एक्स इसका आंसर हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट पे। नेक्स्ट है आपका एक्टिव पैसिव का सेंटेंस। द मैजेस्टिक एशियाटिक लॉयंस रोम द सेंचुरी। रोम फर्स्ट फॉर्म है, क्योंकि लॉयंस का इस्तेमाल हुआ है। अगर यहाँ पर लॉयंस ना होता, खाली लॉइन होता, तो मैं इसको सेकंड फॉर्म मानता। हालांकि इसकी सेकंड फॉर्म रोम्ड होती है, ईडी लगता है हाथ में, लेकिन अगर आपको डाउट हो तो भी लॉयंस के साथ में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आपको ढूंढना है एस या ES, यानी कि इज एम आर ढूंढना है। इज एम आर पहले में है, दूसरे में है, तीसरे में है, चौथे में नहीं है, चौथा बाहर। वर्ब के तुरंत बाद वाला कहलाता है आपका सब्जेक्ट। सेंटेंस सब्जेक्ट से है, द सेंचुरी से बनेगा। पहले में नहीं है, बाहर, दूसरे में है, तीसरे में है, चौथा पहली बार हो चुका है। द सेंचुरी इज फिर वर्ब रोम, रोम्ड, ये भी बाहर हो चुका है, सिर्फ और सिर्फ बचता है आपका सी। नेक्स्ट चलते हैं। कह रहा है कि नरेशन का सेंटेंस है, हाउ ओल्ड इज योर ग्रैंड मदर, नवनीत आस्क हर। इज एम आर का हो जाएगा वॉज वर। पहले तो वॉज वर ढूंढिए, पहले में नहीं है, दूसरे में नहीं है, तीसरे में है, चौथे में नहीं है, बस जरूरत नहीं है मुझे कुछ और ढूंढने की। सेंटेंस का आंसर हो जाएगा सी। आंख मिच के लगा दीजिएगा, बिल्कुल अंधों की तरह, बिल्कुल सेंटेंस का आंसर करेक्ट हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट पे। नेक्स्ट है इसका, इन द फॉलोइंग पैसेज सम ऑफ द वर्ड। क्लोज टेस्ट है पैराग्राफ, ये पता चल जाएगा। ये लीजिए, सेंटेंस में है क्लोज टेस्ट। अंडर कुछ वर्ड मिसिंग है, यहाँ पे आपको उन मिसिंग वर्ड को ढूंढना है और आपको फिल करना है। द प्रोमिस ऑफ न्यूक्लियर पावर हैज सो डैश, ये प्रेजेंट परफेक्ट का ही एक रूल मैंने आपको कई बार बताया है। इस सेंटेंस में हो ऑलरेडी, जस्ट नाउ, अप टिल नाउ, सो फार, यट। ये सेंटेंस बनते हैं आपके प्रेजेंट परफेक्ट। क्या बनते हैं सेंटेंस आपके? प्रेजेंट परफेक्ट। सेंटेंस प्रेजेंट परफेक्ट ही है, क्योंकि हैजअप के साथ थर्ड फॉर्म आई हुई है। तो यहाँ पर आएगा आपका कंफर्म सो फार। दिख रहा है आपको ऑप्शन, साफ साफ दिख रहा होगा, तो इसका आंसर हो जाएगा सो फार। क्या हो जाएगा इसका आंसर? सो फार। ये लीजिए।
चलते हैं नेक्स्ट पे। द प्रोमिस ऑफ न्यूक्लियर पावर हैज सो फार आउटवेटेड ऑल ऑफ दीज कंसर्न एंड इंडिया हैज रीजन टू बी प्राउड ऑफ इट्स technology and determination to look for non-fossil dash in its energy planning. Non-fossil dash in its energy planning. चलते हैं। The promise of nuclear power has so far outweighed all of these concerns, and India has reason to be proud of its technology and determination to look for non-fossil डैश इन इट्स एनर्जी प्लानिंग नॉन फ्यूजिल अल्टरनेटिव्स, यानी कि नॉन फ्यूजिल अल्टरनेटिव्स एनर्जी प्लानिंग है इंडिया का, उसके ऊपर बड़ा गर्व है उसके लिए। हाउएवर डैश रैपिड प्रोग्रेस, हाउएवर कोमा डैश रैपिड प्रोग्रेस इन टेक्नोलॉजी, टू के बाद वर्ब आया करती है, ये वर्ब नहीं है। फ्रॉम भी यहाँ नहीं आएगा, सिर्फ और सिर्फ विद आएगा। हाउएवर विद रैपिड प्रोग्रेस, बहुत तेजी के साथ इन टेक्नोलॉजी में। इन अदर डैश एनर्जी सोर्सेज बनाए अन्य, तो वो हैं आपके रिन्यूएबल। क्या हैं आपके वो, सच जैसे कि विंड है, सोलर पावर, ये रिन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी हैं। वो सोर्स ऑफ एनर्जी जिसको आप एक बार खत्म होने के बाद दोबारा भी क्रिएट कर सके, उनको बोलते हैं रिन्यूएबल। जो आप दोबारा नहीं बना सकते उनको बोलते हैं नॉन रिन्यूएबल। जैसे कि आपका है कोयल अगर दुनिया से एक बार खत्म हो गया तो इसको दोबारा नहीं बनाया सकता, ये आपको नॉन रिन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी है। जैसे कि आपका पेट्रोल, डीजल, यस, केरोसिन, ये सभी आपके जो हैं नॉन रिन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी हैं, जिनको आप दोबारा क्रिएट नहीं कर सकते। लेकिन विंड एनर्जी, सोलर एनर्जी, यस, ये सभी आपके रिन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी है। बिकॉज दुनिया से कभी भी विंड और सोलर खत्म नहीं होने वाला है। जब ये खत्म हो जाएंगे तो समझो दुनिया भी खत्म ही हो जाएगी, फिर जरूरत नहीं पड़ेगी। तो डैश एनर्जी सोर्स सच एज विंड एंड सोलर पावर, तो ये होगा आपके रिन्यूएबल। क्या हो गया आपके ये रिन्यूएबल एनर्जी सोर्सेज सच एज विंड एंड सोलर पावर। द कोलैप्स ऑफ ऑयल प्राइसेस एंड द एक्सपेंशन इन गैस प्रोजेक्ट एज अ वेएबल एंड क्लीन अल्टरनेटिव दैट प्रोमिसेस टू डिमिंग वॉज डिम हैज डिम। सेंटेंस प्रेजेंट परफेक्ट में चल रहा था, तो आपको सेंटेंस प्रेजेंट परफेक्ट में ही चलाए रखना है। आप इसका आंसर लगाइए डी, सेंटेंस हो जाएगा आपका करेक्ट। कुछ काम थोड़े से माइंड से भी चलने पड़ते हैं। यस, यहाँ पे ग्रामर तो अपना रोल प्ले कर ही रही थी, माइंड का भी यहाँ पे थोड़ा सा रोल था। मुझे देखा सेंटेंस प्रेजेंट परफेक्ट चल रहा है, मैंने प्रेजेंट परफेक्ट की एक वर्ब लगा गई। यस, ये था क्लोज टेस्ट। तो आज आपके एसएससी सीजीएल प्री टेस्ट 2017 के सभी सेट हुए फिनिश। अब जो नेक्स्ट सेट है वो आपका स्टेनोग्राफर का। यस, वो शायद मैं एक बार करा चुका हूँ, लेकिन मैंने शायद सेट पूरे नहीं कराए थे, मुझे जो याद आ रहा है। यस, हालांकि जैसा भी होगा मैं इसको एक कल छोटी सी वीडियो के माध्यम से बता दूंगा आपको। यस, चेक कर लूँगा मैं अपनी प्लेलिस्ट, आप भी एक बार देख लीजिएगा, क्योंकि थोड़ा सा ज़्यादा वीडियो बन चुकी हैं, बहुत सारी वीडियोस हो चुकी हैं, मुझे भी थोड़ा चेक करने में टाइम लगेगा। मैं उसको आज रात को आराम से चेक करूँगा। जब हो जाएगा चेक, मैं कल इसके ऊपर एक छोटी सी वीडियो अपलोड कर दूँगा, आप वहाँ से चेक कर लीजिएगा। लेकिन देख लीजिएगा ज़रूर, कहीं ऐसा ना हो कि आप लोग उससे अनभिज्ञ रह जाएँ और वो चीज़ आपके हाथ से छूट जाए। यस, बाकी लगातार वीडियो आती रहेंगी एमपी की बुक की, क्योंकि लॉकडाउन अभी तो चल ही रहा है। 31 मई तक हो चुका है और आज है आपकी 20 तारीख। अभी आपके पास कम से कम 11 दिन है, और अगर 11 दिन के हिसाब से मैं देखूँ तो कम से कम 11 सेट, अगर 2 सेट भी देखूँ दिन में, तो कम से कम 20 सेट तो मिनिमम मैं करा ही रहा हूँ आपको। बिल्कुल बेफिक्र रहिए। यस, बस जुड़े रहिए हमसे, इसी तरह प्यार देते रहिए। वीडियो को अपने कमेंट, लाइक, सब्सक्राइब, शेयर करते रहें। तब तक के लिए लेते हैं आपसे विदा। हैव अ नाइस डे, सी यू टुमारो। शब बखैर, गुड नाइट।